हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है JSSC CGL परीक्षा को देखते हुए आज जो है मैराथन के रूप में हिंदी साहित्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और इससे संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछे ही जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का काव्य पुस्तक काव्य कुंज और एक काव्य विथि दोनों के जो कवि हैं और लेखक हैं उसके बारे में हम लोग जो है संक्षिप्त चर्चा उनकी जीवनी से करेंगे। तो पहला जो है आपका कवि में जो है विद्यापति का हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। विद्यापति के बारे में जैसा कि कहा जाता है, इसमें जो है विद्यापति को जो है मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पद मधुये रस का संचार करते हैं। ठीक है, कवि प्रसिद्ध हैं कि कोयल के स्वर में माधुर्य है। विद्यापति के पद गेय हैं जिसमें श्रृंगार और भक्ति का प्रवाह है। ठीक है, अगला है आपका कोयल के गान और विद्यापति के पदों का गान हृदय की तंत्रिकाओं को झंकृत कर देता है। विद्यापति का जन्म जो है इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे जाएंगे आपको कि विद्यापति का जो है जन्म कब हुआ है। मिथिलांचल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान जो है इसका मधुबनी जिला बिस्फी नामक ग्राम में है। विद्यापति के जन्म को लेकर जो है कई विद्वान जो है अलग अलग तिथि बताते हैं, इसीलिए ये तिथि में कोई अगर ऑप्शन में रहेगा 1350, 60, 74 और 80, तो इनमें से जो है याद रखना है। विद्यापति के पूर्वज जो है संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, उनके पिता का नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पंडित गणपति ठाकुर था। ठीक है, वे दरभंगा नरेश के राजघराने के राज पंडित थे। दरभंगा नरेश शिव सिंह विद्यापति के बाल सखा थे। अगला है आपका कि अभिनव जयदेव की उपाधि जो है इसको किसने प्रदान की? राज शिव सिंह के विभिन्न मित्रों और पात्र होने के कारण विद्यापति को जो है ये अभिनव जयदेव की उपाधि याद रखना है। इसका कारण था कि संस्कृत भाषा के कवि के पद में जो सरलता और सरसता वर्तमान थी, विद्यापति की मैथिली भाषा के पद वैसे ही रसमय थे। मैथिली भाषा। अगला है आपका कि अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह के प्रति भाव उसकी मात्रा में विद्यापति भी रखते थे। अपने गीतों से राज शिव सिंह और रानी लखीमा देवी की संस्तुति कर उन्हें अमरता प्रदान किया। इसके अलावा जो है विद्यापति के निधन से भी संबंधित जो है 4-5 तिथि हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि एक है 1440, 1447, 1460, 1466, मतलब जो है करीब उनका जन्म तिथि जो है आपका 1350 से लेके 1400 आपका 66 या 60 के बीच जो है याद रखना है। 1300-1400 लगभग 100 वर्ष। अगला है विद्यापति की काव्य प्रतिभा प्रमुख रूप से 3 भाषाओं में है। तो इसमें जो है संस्कृत, अवहट जिसको पुरानी हिंदी बोला जाता है, और मैथिली, ये 3 भाषा में विद्यापति जो है लिखे हैं। संस्कृत, अवहट और मैथिली। अगला हम लोग चलते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें आपका जो है इसकी काव्य कला की चरण उपाधि के रूप में इसकी पदावली है। ठीक है, मैथिली भाषा में श्रृंगार परक गीतों की रचना
विद्यापति ने की है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विद्यापति के पद अधिकार श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका राधा और नायक कृष्ण है। ये कहा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति से संबंधित। इस पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर शायद की गई हो। इसका जो है माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, ठीक है, श्रृंगार काव्य की दृष्टि से भक्ति के रूप में नहीं थे, ठीक है। पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है विद्यापति जो है कि हिंदी श्रेष्ठ गीतकार और रसिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति प्रसिद्ध संस्कृत कृष्ण भक्त कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। बाद में उन्होंने शैव मत से प्रति आस्था भी व्यक्त की थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है उनके कृति, इसको याद रखना जरूरी है। विद्यापति के प्रमुख काव्य कृतियां हैं गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, गंगा पत्तलक, दुर्गा भक्ति, तारिणी और वर्ष कृति संस्कृत में, कीर्ति लता अवहट में। ये सब इम्पोर्टेंट है कि वर्ष कृति जो है संस्कृत में, कीर्ति लता जो है अवहट में लिखी गई है, और कीर्ति पताका जो है ये भी अवहट में, पदावली मैथिली में। अगला है विद्यापति के काव्य में मुख्यतः दो प्रवृत्ति लक्षित होती है, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित है उनका काव्य, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट कवि के बारे में जो है जान लेते हैं। इससे संबंधित जो है ना कुछ भक्ति संबंधी याद रखना है। विद्यापति की क्या क्या है? कृष्ण भक्ति, गंग स्तुति, देवी स्तुति, शिव वंदना, प्राकृतिक सौंदर्य, नारी सौंदर्य। विद्यापति की काव्य कला के रूप में जो है आपका ये सब जो है प्रचलित है। विद्यापति की पदावली गाय में जो है शास्त्रीय रागिनियों और लोक लघु से संबंधित है। विद्यापति वही चीज़ है, संस्कृत अवहट मैथिली से संबंधित जो है ज़्यादातर पदावली इनका है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी इनके द्वारा लिखी गई है। उनकी रचना में एक ये भी है, इम्पोर्टेंट है आपका उपमा, रूपक, अनुप्रास जो अलंकार के रूप हैं, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के विशेष प्रयोग हुए हैं। निसंदेह विद्यापति हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गीतकार, रसिक कवि और भाषा गौरव हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है कबीरदास, जो कि इम्पोर्टेंट है। कबीरदास से संबंधित क्या है कि हिंदी साहित्य जगत में पहला जन कवि के रूप में जो है कबीरदास को माना जाता है। इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में, जो कि लगभग समकालीन थे विद्यापति के, काशी में हुआ था। कि दंती के अनुसार उनके माता एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसकी विधवा के गर्भ से जो है कबीर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद है नवजात शिशु को काशी के मतलब जो है कबीरदास को जो है उनकी माँ लहर तारा तालाब के निकट रखकर चली गई थी। एक निर्धन और निसंतान दंपति जो उनका पालन पोषण किया, नीरू नामक जुहाले ने उसके शिशु पालन पोषण किया। नीरू और उसकी पत्नी नीमा जो पालन पोषण करने वाले माता पिता थे उनके, नीरू और पत्नी उसकी नीमा
जो है उनका पालन पोषण किया। कबीर का विवाह जो है लोई नामक लड़की से हुआ था। ठीक है, उनकी पत्नी जो है लोई, जिसके 2 संतान थे। पुत्र में जो है कमाल और पुत्री में कमाली। ठीक है, जो कि आपका कबीर दास के पुत्र और पुत्री थे। पुत्र कमाल से कबीर संतुष्ट नहीं थे और उन्हें वंश जुड़ाने वाले थे। फिर जो है अगला है आपका बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। ठीक है, ये उन्होंने अपना कविता में भी जिक्र किया है। जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। मतलब कहने का यही है कि इम्पोर्टेंट जो जो था उसमें वो ऊपर का ही है। कबीर का जन्म कब हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पत्नी का क्या नाम था, 2 बच्चों का क्या नाम था, जो उनको पालन पोषण के लिए पालन पोषण किया उनके माता पिता का क्या नाम था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है इसके मुख्य जो क्या क्या इन्होंने जो है लिखा उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उनको बाद में शिव को लेकर हिंदू मुस्लिम झगड़ पड़े। न हिंदू न मुस्लिम की घोषणा करने वाले कबीर के शव को हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। यही अवधारणा है कि कबीर मृत्यु किए काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। तो यही है, काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। कबीर मृत्यु के वो इससे संबंधित है। कबीर ने संस्कृत जैसे साहित्य और कथित देव भाषा के स्थान पर लोक प्रचलित जन भाषा को अधिक महत्व दिया। और कहानी संस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर से संबंधित जो है इनकी रचना है। संस्कृत साहित्य से संबंधित कबीर बानियाँ बीजक के नाम से संकलित हैं। ठीक है, यह 3 कबीर बानियाँ जो है बीजक के नाम से इम्पोर्टेंट है। ये भाषा में विभक्त हैं। साखी, शब्दी, रामायणी इम्पोर्टेंट है। ये सारा चीज़ ब्रज भाषा में है। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्षी है, ये लिखा है इन्होंने। अगला हम लोग चलते हैं। कबीर बचपन से ही सात्विक प्रवृत्ति के थे। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी थे। साधु संत फकीर से हमेशा करीब रहे। इसके अलावा जो है कबीर जो है अत्यंत निकट देखा जा सकता है। कबीर जो है आपका तत्काल समाज में रूढ़िवादी शोषण उत्पीड़न का बोलबाला था। कबीर के समय में वे एक सजग दृष्टा विचारक और समाज सुधारक के रूप में आजीवन सक्रिय रहे। इसके अलावा जो है आपका निर्गुणवाद वैश्विक मानवतावादी वे रहें। ऊंच नीच जात पात का खुलकर उन्होंने विरोध किया। वे जाति श्रेष्ठ उनकी जो है मुख्य कृति में याद रखना है बीजक, रामायणी और साखी मुख्य रूप से उनकी जो है कविताएं थी। अगला हम लोग जो है सूरदास की ओर बढ़ते हैं। तो सूरदास में जो है आपको इम्पोर्टेंट है कि उनका जन्म कब हुआ, तो 1478 के आसपास हुआ और उनका निधन जो है 1583 में हुआ। ये याद रखना है। सूरदास कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवि थे। ये वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त थे कि
बदंती के अनुसार उनका जन्म जो है 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। मतलब 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों में चार चार थे। पहला है अष्ट छाप कृष्ण भक्त में जो है सूरदास थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कि अष्टछाप कृष्ण भक्त में चार सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला है आपका शेष चार जो है गोविंद स्वामी, नंद दास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ के कृत भक्त कवि थे। वल्लभाचार्य ने सन 1519 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनगर जी का मंदिर बनवाया था। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। 18 वर्ष की आयु में ही सूरदास सांसारिकता से विरक्त होने लगे थे। मथुरा और आगरा से सटे गऊ घाट पर रहते थे। इसी समय सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। गुरु वल्लभाचार्य ने उन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। सूरदास के जो गुरु थे। अगला है आपका इसमें इम्पोर्टेंट जो है उसकी ओर हम लोग चलते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा है, जिसमें मंगलाचरण श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थान से संबंधित है। सूरदास जो है ना वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये शुक्ल जी के अनुसार सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का नोक कोना कोना छान लिया था। ठीक है, सूरदास जो है ब्रज भाषा साहित्य शिरोमणि कवि थे। ये सब इम्पोर्टेंट है। बाल वैज्ञानिक की सूक्ष्म अनुभूति उनके साहित्य में मिलती है। ब्राह्मण के सगुण रूप के उपासक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा सूरदास का ब्रह्म गीत अत्यंत मार्मिक है। ये इम्पोर्टेंट है। सगुणोपासना के ऐसे मार्मिक अभिव्यक्ति विरले ही मिलती है। सूरदास ने निर्गुणोपासन से बिना टकराव किए सगुणोपासन का विशाल भवन खड़ा किया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें जो है जो मुख्य है जो उनकी कृति थी उसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्या क्या राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत की पारंपरिक मेन है उन्होंने की। जयदेव और विद्यापति के चरित गान की उस परंपरा की मजबूत कड़ी सूरदास भी थे। सूरदास का मुख्य रचना जो है सुरसागर इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसमें लगभग 6000 पद मिलते हैं, जो सूरदास से कुल 1 लाख पदों की रचना की थी। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचना की, परंतु अवधी में भी उसने कुछ रचनाएं की। दोनों भाषाओं में उनकी रचना लोकप्रिय रही। सूरदास आजीवन अपने अष्ट देवता कृष्ण के पद गाते रहे। सूरदास की कृष्ण भक्ति 3 प्रकार की थी: दासय, सखा, स्वामी इत्यादि। भागवत का 10वें स्कंद कृष्ण भक्त कवियों की बहुत लोकप्रिय है। सूरदास की पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का सूरदास को जहाज कहता है। भक्ति संबंधी पद जो कृष्ण है उनका मुख्य रचना थी। अगला हम लोग चलते हैं आपका तुलसीदास की ओर। तो तुलसीदास जो है उनका सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के शीर्ष कवि माने जाते हैं।
ठीक है। सूरदास जो है कृष्ण और तुलसीदास जो है राम भक्ति से संबंधित ज़्यादातर वो गीत गीत या कविता लिखी हैं। इनका जन्म वैष्णव भक्त ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा जिले में सरयू पारिन ब्राह्मण कुल में हुआ था। उत्तर प्रदेश याद रखना है आपका, राजापुर बांदा जिला याद रखना है। और तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 से लेके 1623 ईस्वी, ठीक है, यानी मुगल काल के समकालीन, ठीक है, थे। उसके पिता का नाम जो है आत्मा राम दुबे था, ठीक है। तुलसीदास के माता का नाम जो है हुलसी, याद रखना है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। उसके गुरु का नाम नरहरि दास था, इम्पोर्टेंट है। उसकी पत्नी का नाम जो है रत्नावली था। ये सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य कृति क्या क्या इनकी थी। तो सबसे पहले इसमें है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म ग्रहण करने के कारण उनके माता पिता से सद्य जन्मे बालक तुलसी का परित्याग कर दिया था। माता हुलसी के वात्सल्य से वंचित बालक तुलसी का पालन पोषण निसंतान बालकों की ही भांति दुर्भाग्य और दैन्य पूर्वक परिस्थिति में हुआ। माता पिता उसके छोड़ दिए थे। इन्हें बालक में राम बोला नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। बचपन में आपका तुलसीदास को राम बोला नाम से पुकारा जाता था। उस विषय का उन्होंने जिक्र किया है किसमें, इस बात का विनय पत्रिका में जिक्र किया, याद रखना है, विनय पत्रिका इम्पोर्टेंट है। मुनिया नामक दासी के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। मुनिया नामक दासी के द्वारा जो है इसका लालन पोषण किया गया था। तुलसीदास भारतीय भाषा और साहित्य के संपूर्ण शक्तियों के प्रतिनिधित्व महाकवि के रूप में जो है जाने जाते हैं। ब्रज भाषा अवधी भाषा में जो है काव्य शैली जो है इन्होंने अलग अलग लिखा है। लोक दृष्टि संपन्न साम्यवादी और भारतीय संस्कृति के अद्वितीय प्रवक्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। रामचरितमानस जो है इनके द्वारा लिखी गई जिसकी भाषा अवधी है, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस से संबंधित जो है मुख्य रूप से इनका रचना है। और रामचरितमानस के अलावा मुख्य इसका जो है कृति जो है याद रखना है, जो कि नीचे है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, राम लला न छु, बरवै, रामायण, रामाज्ञा, प्रश्न, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक आदि जो है मुख्य रूप से तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास में के द्वारा जो है राम सीता संवाद, जो कि हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, हिंदी सब्जेक्ट में से संबंधित जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इम्पोर्टेंट है इनकी कृति, जो कि याद रखना है। अगला हम लोग लेखक की ओर अब बढ़ते हैं। तो इसमें जो है बिहारी लाल से संबंधित जो है कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। तो इसमें जो है बिहारी लाल जो है रीति काल के रीति सिद्ध अथवा रीति बद्ध कवि माने जाते हैं। रीति काल के रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि इम्पोर्टेंट है। उनको जो है रीति सिद्ध कवि के रूप में जो है कहा जाता है। बिहारी लाल का जन्म जो है ग्वालियर में सन 1595 ईस्वी में हुआ। उनका जीवन काल जो है 1595 से 1663 तक के बीच रहा है। सब इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से याद रखना है। बिहारी लाल जहांगीर और शाहजहां के कृपा पात्र रहे, ठीक है। उन्हीं के काल में जो है बिहारी लाल कवि
समकालीन थे। माना जाता है कि श्रृंगारी कवियों में जितना लोकप्रिय ये थे उतना कोई लोकप्रिय नहीं था श्रृंगारी कवि, याद रखना है। ठीक है, बिहारी सत सई की 50 टीकाएं प्रकाशित हो चुकी थी। भारतीय स्वतंत्रता के पहले तक जो है बिहारी सत सई से संबंधित भी जो है इसकी पत्रिका थी। बिहारी सतसई की बिहारी लाल की कृति का एकमात्र आधार ग्रंथ है। अगला है बिहारी की श्रृंगारिक और नीतिक परक दोहे बहुत प्रचलित हुए, जिसमें से ये सब दोहा जो है इसको याद रखना है आपको, सतसई के दोहे संबंधी। अगला है बिहारी के काव्य में 3 धाराएं श्रृंगार, भक्ति और नीति दिखाई देती है, जिसमें श्रृंगार को ही प्रमुखता दी गई है। ठीक है, कृष्ण के राधा के प्रति भी उनकी भक्ति दिखाई देती है। सतसई उनके जो है 713 दोहों का अनुपम संग्रह है। दोहा जैसे लघु छंद में भाषा भाव से संबंधित जो है ये हो गया। तो सतसई के दोहे इनके द्वारा लिखी गई है, बिहारी सतसई, इसको याद रखना है। अगला हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इनका कुछ कुछ रचना है उसको याद रखना है हम लोग को। सबसे पहला जो है रसवादी, चमत्कारवादी, वक्रोक्तवादी और सबसे अधिक श्रृंगारवादी कवि ये थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बिहारी सतसई बार बार ये है दोहे छंद में रचित हैं, ब्रज भाषा में रचित हैं। बिहारी सतसई रीति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय ग्रंथ था, इम्पोर्टेंट है, जो इनके द्वारा लिखी गई। राधा सप्तसती, आर्य सप्तसती और अरुकस्तक इस बिहारी सतसई के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दस्तावेज के भावों को जो है पल्लवित किया है। श्रृंगार सप्तसई मुंशी देवी प्रसाद जो है से संबंधित जो है उर्दू के शेरों में बिहारी के दोहे का अनुवाद किया गया है। बिहारी लाल के काव्य शिक्षा आचार्य केशव है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने बिहार की वांगीभूत और बिहारी नामक पुस्तक की रचना की है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये संबंधित है। तो इसमें यही जो है मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देख लेते हैं रसखान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है उस टर्म को देख लेते हैं। तो रसखान जो है का जन्म और निधन 1558 और 1628 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उपयुक्त दोनों तिथियां जो है अनुमानित है। उनका जन्म जो है दिल्ली के पिहानी में हुआ था। उनका जन्म पठान कुल में हुआ था। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है कि कालांतर में कृष्ण भक्ति को अपनाया। ठीक है, इसके अलावा जो है उन्होंने कालांतर में गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ग्रहण की, यानी गुरु उनके यही थे रसखान के। अगला है आपका कि हम लोग जानते हैं कि सवैया छंद जो कि इम्पोर्टेंट है रसखान के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो है माधुरी, पद योजना, छंद भंगिमा और वर्ण चमत्कार के कारण इनके द्वारा ही लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है रसखान के द्वारा सवैया छंद, सवैया इसके सवैये, माधुरी, पद योजना, ये सब इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखना है, इनकी कृति से संबंधित है। अगला हम लोग चलते हैं, इसी में जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आपका ब्रज भाषा
में भी उनके द्वारा जो है लिखे गए सरल तरल और स्वच्छ और गीतशील रूप में हिंदू कवियों की काव्य में मिलता है। ब्रज भाषा से संबंधित जो है रसखान शक्ति, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान इनकी कृति है। रसखान शक्ति, प्रेम वाटिका, सुजान, है ना। रसखान का जो है असली नाम जो है सैयद इब्राहिम था। बचपन में ये दिल्ली में आकर रहने लगे थे, बाद में ब्रज चले गए थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये। इसमें जो है भक्ति संख्य भाव रही है, सरावोर रस है। रसखान रचनावली जो है इनके रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलेगा आपको। उनकी भक्ति प्रेम श्रृंगार सौंदर्य की त्रिवेणी है। कृष्ण सौंदर्य चरित्र को जो है उनकी कविता में झलकता है। वात्सल्य भावना जो है झलकता है, जो इम्पोर्टेंट है। सवैया याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध है कृति। अगला हम लोग रसखान की, अगला हम लोग जो है भूषण की ओर चलते हैं। तो भूषण से संबंधित जो है पद्माकार भूषण का जन्म जो है तिकवापुर कानपुर में 1613 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। ये कान्य कुंज ब्राह्मण थे। कुब्ज ब्राह्मण थे। भूषण के 4 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम। इनके 2 भाइयों के नाम हैं। ऐसे तो सभी भाई काव्य प्रतिभा से थे, किंतु पद्माकार भूषण प्राप्त की। इसमें जो है मती राम जहाँ श्रृंगार रस की मधु कोमल कांत पदावली सजाने वाले कवि थे। इनका जो भाई है उसके बारे में बताया गया है कि मतीराम जो है श्रृंगार रस से संबंधित थे। ठीक है। इसमें जो है आपका भूषण जो है रीति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार से हटकर वीरता और देश प्रेम से संबंधित जो है कविताएं लिखी। इनका जो है मृत्यु याद रखना है 1705 में हुआ, जन्म जो है 1613 में। अगला है त्रिकुट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि इनको प्रदान की थी। किसको? पद्माकार भूषण को। ये जो है पद्माकार संबंधी जो है रचना करते थे, इसीलिए उनका जो है नाम पद्माकार भूषण पड़ा। अगला है आपका कि छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले थे ये। शिवाजी ने उन्हें वीर काव्य के नायक के रूप में पहचान दी। पन्ना के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी वे बड़े उनका मान सम्मान हुआ था। एक एक छंद पर शिवाजी ने लाखों रुपए इनको दिए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। भूषण से संबंधित और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है औरंगजेब के श्रेष्ठ दाराशाह ये थे। नरेश चंपत राय के पुत्र छत्रसाल से संबंधित जो है काल में भी जो है ये थे। इसके अलावा जो है शिवाजी और राजा छत्रसाल ने भी खूब इनकी सराहना की है उनके काल में। अगला है आपका इम्पोर्टेंट जो है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो इनका जो कृति है वो याद रखना है कि रस के कवि थे भूषण वीर। इसके अलावा जो है रीति काल के कवि के कारण भूषण ने अपना उनका प्रधान ग्रंथ जो है शिवराजा भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। ठीक है, और मुख्य कृति उनकी जो है सबसे लास्ट में जो आप लोग देख रहे हैं कि भूषण की कृति शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये जो है प्रमुख इनकी
कृतियाँ थी। अगला हम लोग चलते हैं, इसमें साहित्य से संबंधित जो अलग अलग मुख्य कवि हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो उनसे संबंधित जो है कृति है, ये हम लोग जो है इसमें जो है आपका काव्य विधि से संबंधित जो है कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह से संबंधित हम लोग जो है देख लेते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में भी इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आधुनिक जगत के जो है ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, महान कवि। आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय नवोत्थान के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है प्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था, और सेठ परिवार का जो नाम था सेठ का वो अमीचंद था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय सेठ अमीचंद अपने पूर्ण उत्कर्षण पर थे। अमीचंद सिराजुद्दौला के दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ये इम्पोर्टेंट है उनके पिता। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु के पिता का नाम भारतेंदु के पिता का नाम जो है गोपाल चंद्र था, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। लेकिन जो जिनका जन्म जो है आपका सेठ परिवार में हुआ, वह सेठ परिवार जो है आदिचंद था। आदिचंद सेठ परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसके जो पिता थे वो गोपाल चंद थे। वे ब्रज भाषा में गिरिधर दास के नाम से जो है कविता लिखते थे। ब्रज भाषा में गिरिधर दास के नाम से, इम्पोर्टेंट है। वे जो है कम उम्र में ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठा, गुजरात, मारवाड़ी, बांग्ला, उर्दू और पंजाबी भाषा के जानकार थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जो है मुन्नो देवी से हो गया था। भारतेंदु यात्रा करने के शौकीन भी थे, ये इम्पोर्टेंट है। पत्नी का नाम याद रखना है, मुन्नो देवी, इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी जो पत्रिका है कवि सुधा 1868 और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 पत्रिका जो है उनकी प्रकाशित हुई। इसके अलावा जो है स्त्रियों के लिए विशेष पत्रिका बाल बोधिनी का प्रकाशन किया। इसके अलावा जो है भगवद भक्ति तोषिनी नामक अलग पत्रिका भी इन्होंने निकाला, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उनका जो है नाट्य साहित्य 3 भाग अनुदित, मौलिक और अपूर्ण में विभाजित था। विद्या सुंदर नामक नाट्य कृति जो है 1865 में हिंदी से संस्कृत से हिंदी में अनुदित थे। पाखंड विडम्बन 1872 में, धन जय विजय 1873 में, कर्पूर मंजीर 1875 में, भारत जननी 1877 ईस्वी में, विख्यात के अंग्रेजी नाट्य मुद्रा राक्षस 1878 में अनुमोदित कृति की रचना की। उनका इम्पोर्टेंट है ये कि अंग्रेजी के नाटक जो है अर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद अपूर्ण रह गया, जिसे रामा शंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। उनका नाटक उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, लेकिन उस अधूरा रह गया, तो उसको ये 2 रामा शंकर और राधा कृष्ण ने दास जी ने उसको पूरा किया। इनके मौलिक नाटक में वैदिक की हिंसा न भवती 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री
चंद्रावली नाटिका 1876। भारत दुर्दशा जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही 1880। नील देवी 1881 में प्रकाशित हुई। प्रेम जोगिनी 1875 और सती प्रताप 1883 में नाटक पूर्ण नहीं हो सकी, जिसको शुरुआत की थी इन्होंने, और 1885 में उनका निधन हो गया। इम्पोर्टेंट है, चंद्रावली नाटिका में प्रेम का आदर्श है। नील देव पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विश्वमौध्य देश रजवाड़े की कुछ कृपूर्ण परिस्थिति दिखाई गई है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड, धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज़ जो जिक्र हो रहा है। प्रेम योगिनी ये भी जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो भारतेंदु जी जो है ना सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल और हृदय कवि थे। देश प्रेम से भरे उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल सा जो है फूकने लगा। तो देश प्रेमी थे वो। पद्म माकर द्विज देव की परंपरा में भी दिखाई दिए थे। तो ये उनकी जो है मुख्य रूप से जो है स्त्री शिक्षा, समाज सुधारक, ठीक है, देश प्रेम, राधा कृष्ण की भक्ति, ठीक है, संबंधी जो है उन्होंने कविता लिखा, और उसके ये उनकी इम्पोर्टेंट कृति थी। इसके अलावा जो है उसमें याद रखना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ इसमें जो है सुंदर साम्य भारतेंदु की कला का विशेष माहुर्द साहित्य के नवीनतम थे। भारतेंदु युग जो है आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई। भारतेंदु जी का रचना काल जो है सन 1813 से 1885 के बीच रहा। इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज़। राधा कृष्ण संबंधी भी उन्होंने रचना थी। श्रृंगारी कवि लेखन नहीं छोड़ा था। श्रृंगारी से संबंधित राष्ट्रीयता की भावना का उदय भारतेंदु की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, विदेशी वस्तुओं का व्यवहार, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना, औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, ये सारा चीज़ जो है जन जीवन पर जैसे संबंधित जो है उनका काल में काम हुआ। तो लास्ट में जो है इसको याद रखना है कि प्रेम मालिका, वेणु गीत, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, प्रेम फुलवारी, ये उनकी जो है विशेष प्रसिद्धि में से काव्य रचनाओं में से एक है। इसको हमको ध्यान में रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग जो है मैथिली शरण गुप्त की ओर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो है थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग जान लेते हैं। मुख्य रूप से जो है मैथिली शरण गुप्त से संबंधित उनका जन्म जो है 1886 में चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण कनके और माता का नाम काशी बाई थी। वे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार थे। मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्यों और 19 खंड काव्यों की रचना की है। राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त को। गांधी युग के महाकवि गांधी ने लगातार अन्य राष्ट्र प्रेम से संबंधित जो है रचनाएं की। वैष्णव
आसक्ति के कारण निरंतर हिंदी कविता और खड़ी बोली का विकास किया उन्होंने। साकेत के लिए 1935 में उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार दिया गया। 1936 में मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन 1952 में पहले संसद सदस्य के रूप में किया। 1909 में एक छोटा सा प्रबंध काव्य रंग में भंग 2 से 3 वर्ष तक भारत भारती 1912 में छपी, जो कि इम्पोर्टेंट उनकी कृति में से एक है। उनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। 13 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में जो है उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है। सन 1952 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा है। राष्ट्रीय चेतना की ओर उनका जो है युवाओं की प्रेरणा से संबंधित जो है रचनाएं रही हैं। दूसरी रचना साकेत और यशोधरा मील का पत्थर साबित हुई। साकेत और यशोधरा जो कि उनका इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो है हम लोग देखें तो भूजन भूषण भट्टाय से संबंधित जो है उनकी रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर काव्य की उपेक्षा से संबंधित जो है से मिलते हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी जो है उनके ये दोनों लेखन से संबंधित है। उनकी कृति मुख्य रूप से क्या क्या है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, संसुंतरता, किसान, पंचवटी, शक्ति, गुरुकुल, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, संकेत, जय भास्कर, काबा और करबला, अजीत, विष्णु प्रिय, रचनावली, प्रदत्त, भारत भारती, कुणाल वित्त, स्वदेश संगीत, विश्व वंदना, मंगल घट आदि 40 कृति, 2 नाटक, ये संस्कृत, बांग्ला और हिंदी में प्रकाशित। मैथिली शरण गुप्त वज्र भाषा के प्रति भी साहित्य क्षेत्र में आए थे। आचार्य महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए और खड़ी बोली हिंदी काव्य रचना भी की। नजरी अखबारवादी के कृष्ण मीर संबंधी खड़ी बोली से संबंधित है। सरस्वती पत्रिका 1903 में जो है पत्रिका में अपनी खड़ी बोली की कविताएं की शुरुआत की। 1920 में तक कविताएं सरस्वती प्रकाशित हो गई। भारत भारती की रचना भी की। छायावादी कवि के रूप में जो है उनको जाना जाता है। साकेत और यशोधरा भी जो है उनकी रचनाएं हैं खड़ी बोली संबंधी। और वो जो है निम्नलिखित रूप में जो है काव्य के राष्ट्रीय उनका जो है काव्यगत विशेषताएं जो है निम्नलिखित थी। क्या क्या थी? राष्ट्रीय और गांधीवादी प्रेरणा से संबंधित थी। इतिहास और भारतीय संस्कृति का महत्व, नागरी भाग को विशेष महत्व दिया। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य का लेखन से संबंधित, पति युक्त, ये सारा चीज़, अलंकार से संबंधित मुहावरे, किसान जीवन से संबंधित, साम्यवाद प्रवृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवाद, नैतिकतावाद, ये सारे जो है मुख्य उनकी रचना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ बचे हुए जो कवि हैं मुख्य रूप से जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये संबंधी जो है एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है हम लोग कुल हिंदी साहित्य का पूरा कवि से संबंधित जो है ख़त्म करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों कि कैसा लगा वीडियो। ये जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में है, इसको आपको याद ही रखना होगा। एग्ज़ाम संबंधी जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो कि हिंदी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं JSSC JEE में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर से हम लोग। धन्यवाद दोस्तों।